नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। आज की ज़िंदगी के बारे में अगर बात की जाए तो स्मार्टफोन से शुरू होती है और स्मार्टफोन पे ही समाप्त हो जाती है। किसी ने कहा है कि सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही ज़िंदगी तमाम होती है। सुबह कोई उठता है तो सबसे पहले स्मार्टफोन देखता है और रात में सोता है तो स्मार्टफोन देख के ही वो सोता है। हर 5 मिनट पे अगर नोटिफिकेशन न चेक किया जाए तो लगता है कि सांसें थम सी गई हैं। लेकिन स्मार्टफोन हो या कंप्यूटर हो, इंटरनेट का जो ये जाल है, ये कई बार समस्याओं का कारण भी बन जाता है। एक न्यूज़ के बारे में आपने सुना होगा, डिजिटल अरेस्ट के बारे में। सामान्य अरेस्ट तो ऐसा होता है किसी को गिरफ्तार किया जाए और ले जाके थाने में या जेल में बंद कर दिया जाए, लेकिन जो डिजिटल अरेस्ट होता है ये उससे भी खतरनाक होता है। इसमें कौन बंद कर रहा है ये आप जान नहीं पाते हैं, बस आप अरेस्ट हो जाते हैं और अरेस्ट होने के बाद में वो व्यक्ति जो चाहता है आपसे करवाता है। हमारे यहाँ के गृह मंत्रालय ने डिजिटल अरेस्ट के जो घोटाले हैं, बड़े स्तर पे इसमें घोटाले चल रहे हैं, इस पर कार्रवाई की और इन घोटालों की वृद्धि पर चेतावनी भी जारी की है। जो साइबर अपराधी हैं वो अपराधी कैसे इन घोटालों को अंजाम देते हैं, ये पूरी बात समझेंगे और इसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, कैसे इससे निपटा जाए, ये कोशिशें जो सरकार के द्वारा की जा रही हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। जो डिजिटल घोटाले होते हैं, सबसे पहले हम उनकी बात करें कि वास्तव में ये डिजिटल घोटाले हैं क्या। डिजिटल अरेस्ट जो है वो एक साइबर अपराधी के द्वारा किया जाता है। कोई भी घोटालेबाज जो साइबर अपराधी है वो विभिन्न रूपों में, कभी पुलिस अधिकारी बनके, तो कभी नारकोटिक्स विभाग का अधिकारी बनके, कभी अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई का अधिकारी बनके, कभी बैंक की तरफ से, आरबीआई की तरफ से कॉल करके सामान्य जनता को अपने गिरफ्त में लेने की कोशिश करता है। फोन आता है कि आपके ऊपर ये केस चल रहा है और आपके नाम ये एफआईआर दर्ज हुई है, अब आपको इससे बचना है तो मैं जो कहूँगा वो आपको करना पड़ेगा। और सामान्य जनता और जहाँ पर कम पढ़ी लिखी जनता होती है वो इन सारी चीज़ों को जान नहीं पाती है और आपको मैं बताऊं, पढ़े लिखे लोग भी इसमें फंस जाते हैं, इसके शिकार हो जाते हैं, क्योंकि डर बहुत बुरी चीज़ होती है। हनी ट्रैपिंग के मामले आपने सुने होंगे। किसी भी तरीके से फ़ोन करके, वीडियो कॉल करके आपकी वॉइस को रिकॉर्ड कर लिया जाता है या आपका वीडियो बना लिया जाता है और उसके बाद में आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है और आपसे पैसे की वसूली की जाती है। कुछ ऐसे ही यहाँ पर भी होता है। जब कॉल आती है तो धमकाया जाता है, डराया जाता है और कहा जाता है कि आपकी इस कॉल को हम पब्लिक कर देंगे, आपके सारे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट हमने हैक कर लिए हैं, उस पर भेज देंगे, आपकी आईडी हमने हैक कर ली है, फेसबुक आईडी हमारे पास है और उस पर हम डाल देंगे आपकी काली करतूतें और आपके खिलाफ जो एफआईआर हुआ है, आपने इस घोटाले में सहभागिता की है, तो इसको डाल देंगे तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और फिर उसको डिजिटली अरेस्ट कर लिया जाता है। अब आज से वो व्यक्ति कॉल करने वाले के अरेस्ट में है, क्योंकि जैसा वो कहेगा वैसा ही इसको करना है। और ये व्यक्ति संकोच के कारण, शर्म के कारण, डर के कारण अपने परिवार में भी किसी को नहीं बताता है कि अगला क्या सोचेगा। हो सकता है इसकी कोई गलती दूर दूर तक ना हो, या हो सकता है बहुत छोटी सी कोई गलती रही हो, किसी ने इसके खिलाफ कोई टाइपिंग कर ली हो, लेकिन ये किसी से बताता नहीं है और रात दिन उसी में ये जो जेल में बंद होना है, उससे भी बुरी स्थिति में ये उसके डिजिटली कारावास में रहता है, कैद रहता है। इससे पैसों की मांग की जाती है, ये कई बार पैसे देने के लिए तैयार भी हो जाता है, कई बार ट्रांसफ़र भी कर देता है पैसे उसके अकाउंट में, और फिर मांग की जाती है। कई बार तैयार नहीं होता है तो इसको डराया धमकाया जाता है, इसके परिवार के लोगों पर बताया जाता है कि अटैक कर दिया जाएगा, उनको मार दिया जाएगा। सरकार ने जब देखा कि ऐसे घोटाले हो रहे हैं तो अब इनको सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि ऐसे घोटाले कौन कर रहा है। तो धोखाधड़ी वाले खातों को ब्लॉक करने की सरकार ने योजना बनाई। सरकारी कर्मियों के रूप में जो लोग अपने को प्रस्तुत करके ऐसे अपराधी बनके इन कार्यों को अंजाम देते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, जबरन वसूली करते हैं, डिजिटल गिरफ्तारी करते हैं, तो 1000 से अधिक बहुत सारे स्काइप खाते, बहुत सारे ऐसे फेसबुक अकाउंट, बहुत सारे व्हाट्सएप अकाउंट, जिस तरीके से, जिस माध्यम से हो सकता था उसको ब्लॉक करने का काम किया गया। और ये गतिविधियां ज़्यादातर होती हैं बाहर के देशों से। चाइना में बैठा व्यक्ति, सिंगापुर में बैठा व्यक्ति, मलेशिया में बैठा व्यक्ति ये काम कर रहा है। तो क्रॉस बॉर्डर जो अपराध सिंडिकेट है, पूरा एक सिंडिकेट होता है, उसके द्वारा चलाया जाता है
तो बड़े पैमाने पर जो ये संगठित अपराध करने वाले लोग हैं, इसको भी पहचानने की कोशिश सरकार ने की। लेकिन चाइना में अगर पहचान लेंगे तो कर ही क्या पाएंगे, क्योंकि चाइना सरकार उनको संरक्षण देगी। सबसे अच्छा कदम सरकार ने ये उठाया कि हम ऐसा करते हैं कि सतर्कता और जागरूकता बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लोग सतर्क रहें, जागरूक रहें, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई भी जो गतिविधियां ऐसे हैं तो उन पे रोक लगाया जा सके। अब सरकार ने ये सारे प्रयास तो कर लिए, तो इसके पीछे एक सरकार को एजेंसी बनानी पड़ी, एक पहल करनी पड़ी, और वो है I4C। I4C ने ये सारे प्रयास किए। तो I4C क्या है, अगर इसको हम समझें तो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र है ये। इसकी स्थापना गृह मंत्रालय के द्वारा की गई है और दिल्ली में साइबर अपराध से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक रूपरेखा तैयार करने और उनके लिए एक इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए यह प्रयास किया गया है। I4C की स्थापना की गई है। यानी कि साइबर अपराध समन्वय केंद्र जो है वो क्या करेगा, साइबर अपराध पर अंकुश लगाने का काम करेगा। साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए ये नोडल एजेंसी होगा, बहुत तेजी से ये काम करेगा, क्योंकि जो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, वो बहुत तेजी से विकसित हो रही है, तो इसको भी अपनी टेक्नोलॉजी हमेशा अपग्रेड करनी पड़ेगी। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि बिना इंटरनेशनल सपोर्ट के, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के कोई देश कुछ कर नहीं सकता है, कोई भी एजेंसी नहीं कर सकती है। तो साइबर कानूनों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संशोधन भी करेगा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेके जो पारस्परिक सहायता की बात होती है, पारस्परिक सहायता संधियां जो होती हैं, जिनको एमलेट कहते हैं, यानी कि दो देशों के बीच में ऐसी संधि कि अगर आपके यहाँ कुछ होता है तो हम आपका साथ देंगे और अगर हमारे यहाँ कुछ हो रहा है तो आप हमारा साथ दीजिएगा। I4C जो है ऐसी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है। अब ऐसी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के बावजूद भी जो दूसरे देशों में लोग बैठे हैं वो तभी रोके जा सकते हैं या उन पे कंट्रोल किया जा सकता है, शिकंजा कसा जा सकता है, जब वो देश सपोर्ट करे। तो साइबर अपराध क्योंकि ज्यादातर क्रॉस बॉर्डर होते हैं, दूसरे देश में बैठ के लोग करते हैं और उनके गुर्गे भी यहाँ होते हैं, ऐसा नहीं है वो कहते हैं कि आपको पिटवा देंगे तो यहाँ पिटवा भी देते हैं, यानी कि यहाँ के लोगों के सहयोग से वो ये काम कर रहे होते हैं। तो उस देश का भी सहयोग चाहिए। अगर उस संस्था पे, उस व्यक्ति पे, उस सिंडिकेट पे मुकदमा चलाना है तो जिस देश में वो है वहां की देश उसका सपोर्ट करे। तो साइबर अपराध में एमलेट की भूमिका बहुत बढ़ जाती है, पारस्परिक कानूनी सहायता संधियों की भूमिका बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि अगर साइबर अपराधियों को पकड़ना है, उन पर मुकदमा चलाना है तो उस देश की अनुमति के बिना इसको नहीं चलाया जा सकता। और जो हमारा I4C है ये एमलेट के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एमलेट क्योंकि क्रॉस बॉर्डर भी काम कर रहा है तो भारत और अन्य देश एक दूसरे के सहयोगी हो सके, ये पूरा इकोसिस्टम I4C डेवलप करता है, जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ये तो बातें रही सरकार की एजेंसी की, वो तो काम हो रहा है। लेकिन अगर हमें आपको बचना है तो सबसे अच्छा उपाय है कि आप अलर्ट रहें। ऐसी कोई कॉल आती है उस पर आप बात ना करें। ऐसी कोई कॉल आती है जिसमें आपको टैप किया जाए, कोई लड़की बोल रही है, कोई लड़का बोल रहा है, जो भी कर रहा है ऐसा काम, तो वो आपके खिलाफ कोई सबूत न जुटा पाए, आप भटके ना, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखें। आपको डराने धमकाने की कोशिश की जाती है, अगर कोई भी संदेश आता है, कोई अनजान कॉल आती है, तो आप तुरंत क्या करें, रिपोर्ट करें। और ये साइबर क्राइम हेल्पलाइन बनाई गई है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल बनाया गया है, उस पर आप हेल्प कर सकते हैं, हेल्प के लिए डिमांड कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं और वो आपकी हेल्प करेंगे। आप सर्च करेंगे साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर तो तुरंत आ जाएगा, याद करने की भी जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग आपकी व्यक्तिगत जानकारी न जान पाए। होता यह है कि हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो बहुत सारी जानकारियां हम दे देते हैं। आपसे कहा जाएगा आपको 5 लाख रुपए का बिना इंटरेस्ट का लोन दिया जा रहा है, ये स्कीम केवल आपके नंबर पर है। और आपने क्या किया, फटाक से उसमें नंबर डाला, अपना पैन कार्ड डाला, पैन नंबर डाला और आधार कार्ड नंबर डाला, तो सारा कुछ आपने डाल दिया, आधार पैन सब आपका चला गया, सारी जानकारी इनके पास आ गई। इन्होंने पैन के जरिए आपके खातों की जानकारी भी ले ली, क्योंकि ये छोटे मोटे लोग नहीं हैं, ये तो हैकर्स हैं। और पूरी जानकारी जब इनके पास आ गई तो इन्होंने देखा कि 10 लाख रुपए इसके अकाउंट में पड़े हैं, तब इन्हें फंसाने चालू किए। आप अपडेट रहिए, हमेशा अलर्ट रहिए, बातों को छुपाइए नहीं, बातों को बताइए, शेयर करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए।
अपने परिवार में बताइए। और अगर ये सारे काम आप करते रहेंगे तो आप सेफ रहेंगे। एक जागरूकता अभियान भी I4C के द्वारा चल रहा है, साइबर दोस्त। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साइबर सुरक्षा के बारे में लगातार अपडेट करता है, जानकारियां, जागरूकता फैलाता है। इसके बारे में कैसे क्या ये होती है ठगी, इसमें कैसे लोगों को अरेस्ट किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, साइबर खतरों से कैसे बचा जाए, क्या इसके तरीके हैं, क्या सामग्री ऐसी होती है जिससे एक्सेस करने के बाद में आप फंस जाएंगे। बहुत लोक लुभावन चीज़ें कभी अच्छी नहीं होती हैं, क्योंकि कोई दुनिया में आपको फ्री में कुछ नहीं देने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, साइबर दोस्त जो है ये उभरते साइबर खतरों के बारे में रियल टाइम अलर्ट जारी करता है, अपडेट करता है, और इससे जो नागरिक हैं वो सतर्क रह सकते हैं। आप भी सतर्क रहिए, बी अलर्ट और बी अवेयर। ये आप कह सकते हैं कि जागरूकता भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसका इस्तेमाल आप करिए, साइबर दोस्त का इस्तेमाल करिए जो I4C के द्वारा संचालित है। इन चीजों का इस्तेमाल करके आप साइबर ठगी से बच सकते हैं, और साइबर ठगी से बचने के साथ साथ आप दूसरों को भी जागरूक कर सकते हैं। और अगर आपने किसी एक दो व्यक्ति को भी जागरूक करके इससे बचाने की कोशिश की, इसके बारे में बता दिया, तो समझ लीजिए आपने बहुत बड़ा काम किया है। क्योंकि किसी की पूरी जिंदगी की पूंजी जा सकती है। किसी ने 10-20 लाख रुपए जमा करके रखे हैं, लड़की की शादी करेंगे, मकान खरीदेंगे, ये काम करेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, उसका सपना टूट सकता है। और आप भी इसके क्योंकि शिकार हो सकते हैं, तो आप भी इसमें सहयोग करें और अलर्ट रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच। ये आपको कैसी लगी जानकारी जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो इससे जुड़ें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।